लवण समुद्र के बारे में चर्चा प्रारंभ की थी और लवण समुद्र में चर्चा प्रारंभ करते हुए हमने कल देखा था 2 लाख योजन चौड़ाई वाला लवण समुद्र है और इस 2 लाख चौड़ाई वाले लवण समुद्र के बीच में मतलब धातकी खंड द्वीप की वेदी से 95,000 योजन अंदर जाके और इस तरफ से देखेंगे तो जम्बू द्वीप की वेदी से 95,000 योजन अंदर जाके 10,000 योजन चौड़ाई वाले 4 पाताल लोक हैं। इन 4 पातालों में वायु, जलवायु और जल भरा हुआ है। जैसे इन 4 पातालों की चर्चा की, इन बड़े पातालों के साथ मध्यम पाताल भी हमने देखे थे और मध्यम पाताल के साथ साथ एकदम से छोटे पाताल भी हमने देखे थे। कल अपन बड़े पातालों की चर्चा कर रहे थे। आज हम पाताल के डिटेल्स लेते हुए आगे का प्रकरण लेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए, कल हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ये पाताल है, ये बड़े पातालों की चर्चा कल अपन ने की थी। इसकी ऊंचाई 1 लाख योजन, बीच में चौड़ाई 1 लाख योजन और 3 भागों में बटा हुआ है। इसकी चर्चा तो की। आज मैं इसके मध्यम पातालों के बारे में बताते हुए फिर अपन आगे बढ़ेंगे। बड़ा पाताल तो 1 लाख योजन वाला है। मध्यम पाताल आकार तो सेम है, लेकिन ऊंचाई में इससे 10 गुना नीचे घटा हुआ है। मतलब ये 1 लाख योजन वाला है तो वो 10,000 योजन वाला है। इस प्रकार से 10,000 योजन वाला मध्यम पाताल होता है और तीसरा सबसे छोटा पाताल उससे 10 भाग छोटा होता है, मतलब 1,000 योजन ऊंचा। बड़ा पाताल 1 लाख योजन ऊंचा, मध्यम पाताल 10,000 योजन ऊंचा और छोटा पाताल 1,000 योजन। बड़ा पाताल मुख की तरफ और भूमि की तरफ 10,000 योजन चौड़ा है, लेकिन मध्यम पाताल है वह मुख और भूमि की तरफ 1,000 योजन चौड़ा है और सबसे छोटा पाताल है वह मुख और भूमि की तरफ 100 योजन छोटा है। आ गया समझ में? तो बड़ा पाताल 1 लाख योजन चौड़ा, मध्यम पाताल 10,000 योजन ऊंचा और छोटा पाताल 1,000 योजन ऊंचा और मुख और भूमि की तरफ बड़ा पाताल 10,000 योजन चौड़ा है, मध्यम पाताल 1,000 योजन चौड़ा है और सबसे छोटा पाताल 100 योजन चौड़ा है। यह बड़े पाताल 4 होते हैं। मध्यम पाताल विदिशाओं में 4 होते हैं और छोटे पाताल उन दोनों के बीच में कुल मिला के 1,000 होते हैं। इस प्रकार से 1,008 पाताल होते हैं। अब 1,008 पातालों में से कल अपन ने जो चर्चा की थी कि यह बड़ा पाताल 3 भागों में विभाजित है। इसमें ऊपर का भाग, बीच वाला भाग और सबसे नीचे वाला भाग। ऊपर वाला जो भाग है वह भाग 33,333.33, बीच वाला भाग 33,333.33 और नीचे वाला भाग 33,333.33। इस प्रकार से 3 भागों में बटा है। ऊपर वाले भाग में जल होता है, बीच वाले भाग में जल और वायु होती है और सबसे नीचे वाले भाग में मात्र वायु। अब इसका डिटेल्स तो कल अपन ने देखा, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसकी सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने ये चर्चा की। अब आगे चर्चा करते हैं। जैसी रचना इस बड़े पाताल की हमने देखी, सेम वैसी ही रचना
मध्यम पाताल की भी होती है, लेकिन उसकी ऊंचाई तो 10,000 योजन है। तो उसको यदि 3 भागों में डिवाइड करें तो 33,000 नहीं बनेगा, 3,333.33, क्योंकि 1 लाख को डिवाइड करेंगे तो 33,000 आएगा, 10,000 को डिवाइड करेंगे तो 3,333.33 आएगा, और सबसे छोटे वाले पाताल को भी डिवाइड करेंगे तो इसी प्रकार से है। अपन पहले मध्यम पाताल की चर्चा करें तो मध्यम पाताल में ऊपर का हिस्सा 3,333.33 होता है, बीच वाला हिस्सा भी उतना ही होता है और नीचे वाला हिस्सा भी उतना ही होता है, और उसमें भी 3,333.33 योजन में ऊपर के भाग में जल होता है, बीच वाले भाग में जल और वायु होता है, और सबसे नीचे वाले भाग में वायु होती है। यही व्यवस्था सबसे छोटे पाताल में भी जाए तो छोटा पाताल 1,000 योजन ऊंचा है, तो उसकी ऊपर वाला हिस्सा 333.33 रहेगा, बीच वाला हिस्सा 333.33 रहेगा और नीचे वाला हिस्सा 333.33 रहेगा, और उसमें भी ऊपर में जल, बीच में जलवायु और नीचे मात्र वायु। ऐसा ही प्रमाण उस छोटे पाताल में भी होता है। ऐसे सब पाताल मुख की तरफ से लवण समुद्र को समतल भूमि में चिपके हुए मतलब क्या, देखो मैं आपको बताऊं। अभी ये शेयर हुआ, अभी इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करो। ये जैसे पाताल ऊपर सटे हुए कहते हैं ना हिंदी में, कि यहाँ पर जल का समतल भूमि है, उसको चिपके हुए होते हैं, और सभी पातालों की व्यवस्था ऐसी ही होती है। मध्यम पाताल हो चाहे छोटे पाताल हो चाहे बड़े पाताल हो, सभी के सभी पाताल यह जहां पे लवण समुद्र है उस लवण समुद्र को चिपके हुए होते हैं। जैसे अभी इस फोटो में आप देख सकते हैं, देखिए ये मैं बाद में इसकी चर्चा करूंगा, अभी सिर्फ पातालों की अपेक्षा इसको दिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही स्पष्ट और बढ़िया दिखाई देगा। ये ऊपर से दिखाई दे रहा है, यह सब है लवण समुद्र जो 2 लाख योजन चौड़ा है, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना दिखाई। और उसके बीच में यह है जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के बाहर ये लवण समुद्र है, और इस लवण समुद्र में 1, 2, 3 और 4 बड़े पाताल, 1, 2, 3 और 4 विदिशाओं में मध्यम पाताल, और देखिए इधर बीच में आपको दिखाई देंगे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बड़ा पाताल और ये मध्यम पाताल, ये बड़ा पाताल और ये मध्यम पाताल, और इसके बीच में ऐसे छोटे 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 पाताल हो, और ये सब पाताल ऐसे जल से चिपके हुए होते हैं। इस प्रकार से यह तीनों प्रकार के पाताल इस लवण समुद्र के इस तरफ से 95,000 योजन, इस तरफ से 95,000 योजन, ये बड़े पातालों का प्रमाण है। छोटा पाताल है यह 1,000 योजन चौड़ा है, ऊंचाई में तो 10,000 है, लेकिन उसका मुख तो 1,000 है, तो 1,000 है तो 2 लाख योजन चौड़ा जो लवण समुद्र है उसमें से 1,000 योजन कम कर दीजिए और उसको 2 से भाग दीजिए, जितना प्रमाण आएगा वह प्रमाण इस वेदी से अंदर का और इस वेदी से अंदर का, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा जब ये 10,000 है तो 2 लाख में से 10,000 माइनस किए तो 1,90,000 होगा, और 1,90,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 95,000 हो गया।
इस प्रकार से यहां से यहाँ 95,000 मैंने बताया। अब इसका प्रमाण निकालना है तो मैंने आपको समझाया, आप अभी घर पे निकाल लेना कि 2 लाख में से 1,000 घटा दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कीजिए। जो प्रमाण आएगा वह इस वेदी से यहां तक का प्रमाण और इस वेदी से यहां तक का प्रमाण निकलेगा। ठीक है। अब ये छोटे पातलों का प्रमाण भी आप निकाल सकते। 2 लाख में से 100 योजन घटा दीजिए और 100 योजन घटाने के बाद उसको 2 से डिवाइड कीजिए, तो इस वेदी से इस छोटे पाताल तक का प्रमाण आपको निकलेगा। इस प्रकार से यह तीनों प्रकार के पाताल इस लवण समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब 1 लाख योजन के पास ऐसे वर्तुलाकार रूप में बसे हुए हैं। इस प्रकार से इन पातालों का प्रमाण है। अब इन पातालों की चर्चा अपने को करनी है, वह इस प्रकार से करनी है। देखिए, कल अपन इसको थोड़ा सा देख चुके थे, आज अब इसकी विस्तार से चर्चा थोड़ी सी आगे करते हैं। दिखाई दे रहा है ना? चलिए, अब देखिए, कल मैंने बताया था कि पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अमावस्या से पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष कहते हैं और पूर्णिमा से अमावस्या तक के अमावस्या अमावस्या तक के काल को कृष्ण पक्ष कहते हैं। तो शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन इन 3 भागों में से नीचे जो वायु का भाग है, वह वायु का भाग प्रतिदिन बीच वाले भाग में जल कणों को वायु रूप से परिणमित होते देखा जाता है। कैसे देखा जाता है उसको भी मैं आपको दिखाऊं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पाताल है, ये सामान्य रूप से पाताल है। लेकिन जब कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की तरफ एक एक दिन बढ़ता है तो इस पाताल में से ये आपको दिखाई दे रहा है। इन पाताल में से ऊपर का ये जो मध्यम भाग है, उसमें से एक भाग वायु रूप से परिणमित होगा। दूसरे दिन 2 भाग वायु रूप से परिणमित होंगे। पहला तो पहले ही दिन हुआ, दूसरे दिन उतना ही होगा, तीसरे दिन तीसरा भाग परिणमित होगा। ऐसे बदलते बदलते 15 दिन तक क्रम से बदलते हुए 15वें दिन में ये पूरा जल और वायुमय जो भाग था, वो जल और वायुमय होने वाला भाग पूर्ण रूप से वायु रूप से परिणमित होता। इसका प्रमाण मैंने कल बताया था, लेकिन गड़बड़ी में बताया था, वो मैं आपको अभी बताऊं। ये 33,333.33, इसकी ऊंचाई इतनी है बीच वाले भाग की। अब इसको यदि हम 15 से डिवाइड करेंगे, 15 से क्यों डिवाइड करना है? क्योंकि 15 दिन में ये बीच वाला भाग पूर्ण रूप से वायु रूप से तो परिणमित होगा या तो जल रूप से परिणमित होगा। जब कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो वायु रूप से परिणमित होगा, शुक्ल पक्ष से कृष्ण पक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो जल रूप से परिणमित होगा। लेकिन परिणमित होते हुए एक एक भाग परिणमित होता है। मैंने कल अंत में बताया था, 15वें दिन एकदम से नहीं परिणमित होता, एक एक दिन परिणमित होता है। जैसे उदाहरण रूप में समझ लो, लोहा जल के संपर्क में रखा जाए तो कुछ दिनों बाद या कुछ महीने बाद उसके ऊपर जंग चढ़ी हुई दिखाई देती है। वो जो जंग चढ़ती है, वह जंग एक दिन में चढ़ी है कि रोज कुछ कुछ बढ़ते हुए बढ़ी है। लड़का जब छोटा होता है, 10 साल के बाद देखते हैं तो बड़ा दिखाई देता है और हम उसको कहते भी है, अरे तुम तो बहुत बड़े हो गए। अब बड़े हुआ
लेकिन वो एक दिन में बढ़ा हुआ है कि प्रतिदिन बढ़ता गया, वही प्रमाण यहां पर भी समझना। यह जब वायु रूप में परिणमित होगा तो एक दिन में नहीं परिणमित होगा, रोज थोड़ा थोड़ा परिणमित होगा। कितना परिणमित होगा? इस भाग को 15 से भाग दिया जाए तो 22,000 2222.22 इतना प्रमाण निकलता है। तो रोज 2222.22 इतना भाग वायु रूप से परिणमित होगा। दूसरे दिन इसके ऊपर का 2222.22 रूप से परिणमित होगा। इसके बाद तीसरे दिन 2222.22 इतना भाग वायु रूप से परिणमित होगा। और ऐसे परिणमित होते होते अंत के समय में 15वें दिन ये पूरा का पूरा वायु रूप से परिणमित। अब जब ये वायु रूप से परिणमित हो रहा है तो यहां पर तो ये वायु रूप से परिणमित हो रहा है, इसका इफेक्ट क्या आएगा? इसका इफेक्ट यह आएगा कि जब एक भाग यहाँ पे वायु रूप से परिणमित हुआ तो ऊपर जल का एक भाग ऊपर बढ़ गया। अब वो कितना बढ़ा? वो देखो 333 पॉइंट कुछ आता है, आप नाप लेना। क्योंकि इसको समझने के लिए मैं आपको और एक बात बताऊं। देखिए ये है 11,000 योजन ऊंचा, ये है लवण समुद्र की समतल भूमि, इसकी ऊंचाई 11,000 योजन है। और जब पूर्णिमा का दिन आता है तो यह 5,000 ऊपर जल उठता है। तो कितना हुआ? 16,000 योजन ऊपर चढ़ा। कहां से? समतल भूमि से। वह 5,000 योजन ऊपर गया, मतलब कुल मिला के समतल भूमि से 16,000 योजन हुआ। तो 15 दिन में जल कितना ऊंचा हुआ? 5,000 योजन ऊंचा हुआ। क्योंकि समतल भूमि से 11,000 योजन तो प्रति समय रहता है, मतलब नॉर्मली उसकी ऊंचाई 11,000 योजन है। और बढ़ेगा तो 5,000 योजन बढ़ेगा तो 16,000 होगा। तो 15 दिन में जल की ऊंचाई 5,000 योजन बढ़ी, तो उसको 15 से डिवाइड करो तो 333 पॉइंट कुछ प्रमाण आता है। तो उतना प्रतिदिन जल ऊपर उठता है। यहाँ पे 11,000 योजन था, तो नीचे जब पाताल में 2,222, अब अपन पॉइंट को थोड़ा सा गौण करें, डायरेक्ट राउंड फिगर में बात करें तो जल्दी समझ में आता जाए। 2,222, लेकिन मैंने 2,222 बोला तो आगे के पॉइंट भी आप ग्रहित समझ लेना, ठीक है। इस प्रकार से ये 2,222 जब वायु बढ़ेगी तो ऊपर लवण समुद्र का 333 योजन जल ऊपर उठे। फिर दूसरे दिन देखिए यहां पर मैंने दिखाया, समझ में आए, ये 2,222 योजन वायु बढ़ी तो ये लवण समुद्र का बराबर 333.33 इतना योजन ऊपर जल बढ़ा, ठीक है। दूसरे दिन क्या हुआ? ये दूसरा भाग बढ़ा तो लवण समुद्र में भी ऊपर 333.33 योजन ऊंचाई और बढ़ गई। तीसरे दिन क्या हुआ? यहाँ पे और एक भाग बढ़ा तो इसके ऊपर भी 333.33 योजन ऊंचा जल और ऊपर उठा। ऐसे उठते उठते जब 15वां दिन पूर्णिमा का दिन आएगा तो ये बिल्कुल 5,000 योजन ऊंचा ऊपर उठा हुआ जल आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से पूर्णिमा के दिन समतल भूमि से 16,000 योजन हो गए। आ गया समझ में? इस प्रकार से यह 15 दिन में कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की तरफ का प्रमाण मैंने आपको समझाया।
अब जब शुक्ल पक्ष मतलब पूर्णिमा हुई तो अपने आप ही कृष्ण पक्ष का प्रकरण शुरू हो जाता, मतलब कृष्ण पक्ष का काल शुरू हो जाता। तो उस समय क्या हो गया, उस समय यह जो प्रमाण अपन ने देखा था ना, ये वायु का प्रमाण था, यहां पर जल आ जाए। जब जल आएगा तो यहाँ पे दोनों तरफ वायु भरी हुई थी ना, तो एक भाग जल से भरेगा, या तो ऊपर से भरेगा या तो नीचे से भरेगा। अब वो उल्लेख त्रिलोक सार और त्रिलोक पंडित में नहीं, लेकिन इतना जरूर बताया कि एक भाग मतलब 2222 इतना भाग जलमय परिणमित होगा। कब? पूर्णिमा खत्म होने के बाद जब अमावस्या की तरफ या कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा, तो उस समय जो वायु से भरा हुआ भाग था वो जल रूप से परिणमित। अब उस समय क्या होगा, जब जल रूप से परिणमित हुआ तो वो जो अपन पूरा 5000 योजन ऊपर चढ़े थे ना, अब उसका एक भाग मतलब 333.33 योजन जल नीचे उतरेगा। फिर दूसरा भाग होगा जल में, तो फिर 333.33 योजन का भाग नीचे उतरेगा। ऐसे उतरते 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 जब यह पूरा का पूरा ऐसे जल से भरेगा, क्योंकि अभी ये वायु से भरा था ना, तो एक एक दिन जल बढ़ता गया, तो पूरा जब ऐसे जल से भरेगा तो ये समतल भूमि से बिल्कुल 11,000 योजन हो जाए। क्या समझ में आया? फिर एक बार रिपीट करता हूं तो जल्दी समझ में आएगा, आप थोड़ा ध्यान भी देना। बात ऐसी थी, ये पाताल 3 से भरा था। जब जब कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष की तरफ दिन बढ़ने लगे, तो उस समय एक भाग वायुमय हुआ, तो यहाँ का एक भाग ऊपर चढ़ा, ऐसे कहां तक पहुंचा, पूर्णिमा तक पहुंचा। ठीक है। अब पूर्णिमा से जब कृष्ण पक्ष प्रारंभ होगा, अमावस्या की तरफ दिन बढ़ते जा रहे हैं, तब क्या हुआ, ये एक भाग जो वायुमय था, एक भाग वायुमय था, वो जलमय हो जाएगा। फिर दूसरे दिन दूसरा भाग जल में होगा। जब ऐसा हो गया तो ये जो ऊपर उठा हुआ जल था वो 333.33 से कम हो गया। ऐसे प्रतिदिन घटते घटते जब अमावस्या का दिन होगा तो ये समतल भूमि से लवण समुद्र 11,000 योजन ऊंचा रहे। पूर्णिमा में 16,000 योजन ऊपर गया था और अमावस्या के दिन 11,000 योजन हो गया। आ गया समझ में? इस प्रकार से लवण समुद्र में ऊंचाई बढ़ना और ऊंचाई घटने का प्रमाण बताया गया। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया, जो वस्तु व्यवस्थाएं हैं, परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को ऐसा क्यों होता है ऐसा प्रश्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये घटाना बढ़ाना ये हमारे हाथ में तो है ही नहीं, लेकिन भगवान के हाथ में भी नहीं। भगवान यदि चाहे तो 15 दिन में 10 दिन में ही ये काम कर दिखाए। तो मैं तो कहता हूं कोई भी भगवान ऐसा कार्य करने में समर्थ नहीं, इस कार्य को रोकने में भी समर्थ नहीं और इस कार्य को स्पीड में करने में भी समर्थ नहीं, क्योंकि यह वस्तु व्यवस्था त्रिकाला बाधित सत्य व्यवस्था है और ये किसी के हाथ में नहीं। अभी कुछ दिन पहले क्रमबद्ध पर्याय की गोष्ठी चली थी और फिर दादाजी के तो प्रतिदिन प्रवचन भी चल रहे थे, सहजता के ऊपर चल रहे थे।
उस समय भी दादाजी ने यही बताया था कि ये व्यवस्था सहज है, किसी के हाथ में नहीं, कोई बदल नहीं सकता, कोई पलट नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए इस वस्तु व्यवस्था को हमें समझना इतना ही हमारे हाथ में है। इस प्रकार से यह पातालों के द्वारा यह लवण समुद्र की ऊंचाई बीच में घटती बढ़ती रहती। अब देखिए, जैसे हमने ऊंचाई देखी ना, वैसे ही इसकी चौड़ाई का भी प्रमाण त्रिलोक सार में बताया। देखिए, यह जो आपको दिखाई दे रहा है, ये लवण समुद्र नीचे की तरफ 2 लाख योजन चौड़ा है। अब इसकी चर्चा अपन करने जा रहे हैं वो इस प्रकार से कि जब यह लवण समुद्र पूर्णिमा के दिन 16,000 योजन ऊपर जाता है, तो छत के पास यहां पर इसका प्रमाण 10,000 योजन चौड़ा हो जाता है और बाकी घटते घटते नीचे उतर जाता है। समझना मैं क्या बता रहा हूं। जब लवण समुद्र पूर्णिमा के दिन है, उस दिन समतल भूमि से 16,000 योजन ऊंचा उठेगा, तो 16,000 योजन के पॉइंट पे इसकी चौड़ाई 10,000 योजन रहेगी। और जब घटते घटते अमावस्या के दिन लवण समुद्र समतल भूमि से 11,000 योजन ऊंचा रहेगा। क्या बता रहा हूं? अमावस्या के दिन समतल भूमि से लवण समुद्र 11,000 योजन ऊंचा रहेगा। उस समय लवण समुद्र के ऊपर का भाग 69,375 69375 इतना चौड़ा यह लवण समुद्र छत के पास होता है। छत मतलब ऊपर के पास होता है। 16,000 योजन पे 10,000 योजन रहेगा और 11,000 योजन पे 69,375 इतना प्रमाण यह चौड़ा छत के पास रहता है। आया समझ में? इस प्रकार से यह लवण समुद्र का प्रमाण यहाँ पर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बताया गया और बाकी के समय में यह एक एक प्रमाण मतलब 333.33 योजन उड़ता हुआ चला जाएगा या तो घटता हुआ जाएगा। इसको यदि आप त्रिलोक सार और तिलोय परिणति में पढ़ेंगे तो इसको कहा हानि और वृद्धि। हानि और वृद्धि क्या है कि यह ऊपर उठ रहा है तो इसकी वृद्धि हो गई और नीचे आ रहा है तो उसकी हानि हो गई। इस प्रकार से लवण समुद्र के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में हानि और वृद्धि का प्रमाण होता है। आया समझ में? इस प्रकार से हानि और वृद्धि होती है। अब थोड़ा इसको समझे। देखिए, अभी ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये ऊपर से लिया गया फोटो है और वह लवण समुद्र का फोटो है। यह लवण समुद्र 2 लाख योजन चौड़ा है। इसमें पाताल है। इसमें अपने अभी चर्चा की वो बड़े पाताल की चर्चा की। मध्यम पाताल के बारे में भी बताऊं, कल एक ने यही प्रश्न मेरे को पूछा कि जैसे आपने 15 दिन में बड़े पातालों का प्रमाण घटना पड़ना बताया, तो मध्यम पाताल में भी होता होगा क्या और लघु पाताल में भी होता होगा क्या? देखिए, जैसा बड़े पाताल में यह प्रमाण घटता बढ़ता है, हानि वृद्धि होती है, उसी प्रकार से मध्यम पाताल में भी हानि वृद्धि होगी, लेकिन उसका प्रमाण अलग रहेगा। बड़े पाताल में
एक दिन में 2222 इतना योजन या तो ऊंचा होगा या तो नीचे आएगा, मतलब या तो वृद्धि होगी या तो हानि होगी। मध्यम पाताल में 2000 तो नहीं होगा, 222.22, क्योंकि इसकी ऊंचाई सिर्फ 10,000 है ना, तो उतना कम हो जाएगा। और 10,000 में से भी उसको छाटेंगे तो 3,333, ये बीच वाला भाग हुआ। आ रहा है ना समझ में? मैं बोलता जा रहा हूं लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है। देखिए, ये 1,00,000 होगा तो 33,333 होगा, और ये 10,000 हो गया तो 3,333 हो गया। तो ये बीच वाला भाग जब 3,333 होगा तो प्रतिदिन उसके बढ़ने का प्रमाण, जो ये बढ़ रहा है ना, ये बढ़ने का प्रमाण 222.22 इतना होगा। ठीक है। और जब छोटे पाताल का प्रमाण लेंगे तो बीच वाला प्रमाण कितना आएगा? उसकी ऊंचाई 1000 योजन है, तो इसका बीच वाला भाग 333.33 होगा। तो 333 में ये हानि और वृद्धि कितनी होगी? तो 22.22 इतनी हानि और वृद्धि प्रतिदिन होती जाएगी। ये मैं पातालों की बात कर रहा हूं। उस समय आप डायरेक्ट समुद्र की ओर मत बढ़ना, क्योंकि लवण समुद्र का घटना बढ़ना, हानि वृद्धि फिक्स है, और वो 333.33 है। क्योंकि लवण समुद्र के 3 भाग नहीं, लवण समुद्र तो एक ही है, लेकिन उसके अंदर होने वाले पाताल 3 प्रमाण है। तो मध्यम पाताल 10,000 है, तो बीच में 3,333 होगा, और यदि 1,000 है तो 333 बीच वाला भाग होगा। जब ये बीच वाला भाग 333 होगा तो एक दिन की वृद्धि 22.22 होगी, और ये 3,333 होगा तो बीच वाली हानि वृद्धि 222.22 होगी। और जब ये बड़ा 33,333 होगा तो हानि वृद्धि 2,222 योजन होगी। अब ये घटना बढ़ना एक दिन का है, तो जब 15 दिन होंगे तो जहां पर 15 दिन में ये बड़ा पाताल 3,333 रूपी वायु से भर जाएगा, तो उस समय मध्यम पाताल 3,333 से भर जाएगा, और उस समय लघु पाताल 333 से भर जाएगा। तो 15 दिन में ये इस प्रकार का आपको बड़ा पाताल भी दिखाई देगा, नहीं इस तरफ से, इस प्रकार से बड़ा पाताल भी दिखाई दे रहा, मध्यम पाताल भी दिखाई देगा, और छोटा पाताल भी दिखाई देगा। यही कारण है यही कारण है कि समुद्र का जल दिखाई दे रहा है ना आप सबको? हाँ, यही कारण है कि समुद्र का जल जब बढ़ता है तो सब तरफ से बढ़ेगा, एक तरफ से नहीं। आया समझ में? ये जल उठेगा तो ये बीच में से पूरा उठेगा। उसका नक्शा भी निकाला है, कल मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी ये समझना, तो ये उठेगा तो बीच में से उठेगा और दोनों तरफ घटेगा। आ गया समझ में? ये यहां से उठेगा और दोनों तरफ घटेगा, यहां से उठेगा, दोनों तरफ घटेगा। लेकिन यहाँ पे सब जगह पाताल होने के कारण ये सब जगह से उठेगा, एक जगह से नहीं उठेगा, और बीच में 10,000 योजन ऊंचा हो जाएगा। ये सब जगह हो जाएगा, एक जगह नहीं होगा। ऐसे ये लवण समुद्र का प्रमाण अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होगा। अब मुझे एक बात और बतानी थी, जो कि मैंने कल आपको बताया। हम तो देख रहे हैं लवण समुद्र को, लेकिन हमें लवण समुद्र का ज्ञान होते हुए नरक गति के बारे में भी चर्चा करनी है।
लवण समुद्र की चर्चा करते हुए भवनवासी देवों की चर्चा भी करनी, इसकी चर्चा करते हुए व्यंतर देवों की भी चर्चा करनी। ये भवनवासी और व्यंतरों की चर्चा तो अपन बाद में करेंगे। आज हम इस नरक भूमि के बारे में चर्चा करें, कैसे यह जम्बू द्वीप, इसके बाद लवण समुद्र है, यह लवण समुद्र के पाताल है। अब देखिए, ये ऐसे नीचे जमीन में धसे हुए, जमीन में मतलब अधोलोक में धसे हुए। ये तो हो गया ऊपर की सतह लवण समुद्र की। इसके बाद यहां से जो सफेद दिखाई दे रहा है ना, ये सफेद क्या है? ये सफेद है नरक। मैंने बताया था कि नरक के 3 भाग होते हैं, खर भाग, पंख भाग और 2 मिनट अबहुल भाग। ये नीचे वाला अबहुल भाग है। ये नीचे क्यों दिखाई दे रहा है, इसी की चर्चा मुझे अभी यहां पर करनी, ठीक है। तो ये हुआ खर भाग। खर भाग 16,000 ऊंचा, पंख भाग 84,000 ऊंचा और नीचे वाला अबहुल भाग 80,000 योजन ऊंचा। तो ये नरक में यह पाताल 1,00,000 योजन ऊंचे होने के कारण नरक में बाकी का भाग है। ऊपर की सतह मात्र लवण समुद्र के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन बाकी का सब भाग तो नरक में ही है। नरक में चित्रा पृथ्वी 1,000 योजन ऊंची है, वहीं पर लवण समुद्र खत्म हो गया, लवण समुद्र की नींव खत्म हो गई। अब वहां से नीचे आगे के नरक है, और ये आगे के नरक, ये 16,000 ऊंचा, ये 84,000 ऊंचा। खर भाग 16,000, पंख भाग 84,000, इन दोनों को मिलाएंगे तो 1,00,000 होगा। ऐसे पंख भाग के नरक, कौन सा नरक? पहला नरक रत्न प्रभा नरक। इस रत्न प्रभा नरक में पहला खर भाग, दूसरा पंख भाग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1,00,000 योजन होता है। और इस पंख भाग के अंत तक यह पाताल बने हुए हैं, और ये पाताल वज्रमय है, इसको कोई छेद नहीं सकता, भेद नहीं सकता। ऐसे अनादि अनंत काल से यहां पर बसे हुए। और देखो, ये मैं अभी आपको क्या दिखा रहा हूं, वो ये दिखाना है, ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है ना, ये गोला नहीं है, ये पहले नरक का पहला बिल है, जिसको इंद्रक बिल कहते हैं। उसका नाम है सीमांतक। तो सीमांतक नाम का पहले नरक का पहला बिल 45,00,000 योजन चौड़ा है। अब ये कैसा है, क्या है, इसकी चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, इन सब की चर्चा हमें करनी है, लेकिन जब नरक की चर्चा करेंगे तब करेंगे। अभी तो मुझे इतना बताना था, ये नरक का पहला बिल है, ये 45,00,000 योजन चौड़ा है, और इसके बीच में 2,00,000 योजन के ऊपर यह लवण समुद्र है। और इस सीमांतक बिल की शुरुआत और इस बड़े पाताल का अंत एक है, क्योंकि जहां पर पंख भाग खत्म होगा, वहां से नीचे से अब्बहुल भाग शुरू होगा। इसलिए मैंने नीचे अब्बहुल भाग निकाला था, क्योंकि ये तो आपको दिखाने के लिए निकाला, इतना छोटा अब्बहुल भाग नहीं, ये तो मैंने एक इंद्रक विमान निकाला है। इसके बाद बाजू में श्रेणीबद्ध नरक बिल होते हैं, और ये बिल, यह मध्यलोक की त्रस नाड़ी के अंत तक होते हैं। आया समझ में? ऐसे ये पहला बिल है, सीमांतक बिल, पहले नरक का पहला बिल। इस प्रकार से इसके ऊपर यह 4 प्रकार के तालाब सटे हुए हैं, चिपके हुए हैं, लेकिन इनका चिपकना इस नरक के बिल को डिस्टर्ब नहीं करता। या ऐसा मत समझो कि नरक के बिल में से एक नारकी ऊपर आएगा और इसके अंदर घुस जाएगा। ऐसा वो घुसेगा भी नहीं और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बीच में वज्र की
500 योजन चौड़ी दीवार है। मैंने बताया ना, ये जो पाताल है ये 500 योजन चौड़े है चारों तरफ से। इस प्रकार से यह नरक के अंदर भी धंसा हुआ है और नरकों के बिलों के ऊपर भी है। ऐसे ये बड़े बड़े 4 पाताल है। इसके बाद ये मध्यम 4 पाताल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 4 पाताल और इसमें ये 3 भाग, और इन 3 भागों में अपन ने जो चर्चा की वो याद करना। जब पूर्णिमा होगी तो ये वायु ऊपर बढ़ेगी और जब अमावस्या आएगी तो ये जल नीचे उतरेगा। ऐसे इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और ये जो छोटा पाल है इसमें भी होगा, और सबका एक समय में एक साथ होगा। इसमें ज्यादा जल बढ़ा, इसमें कम जल बढ़ा, इसमें ज्यादा वायु बढ़ी, इसमें ज्यादा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो अपन ने कैलकुलेशन करके प्रमाण बताया उतना उतना प्रमाण उसका बढ़ता जाएगा, और जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही ऊपर जल भी बढ़ेगा, और ये घटता जाएगा तो ऊपर का जल भी घटता जाएगा। ऐसे ये आज हमने यहाँ पर इन पातालों के और जल के घटने बढ़ने की, हानि वृद्धि की चर्चा प्रमाण रूप से और उनके प्रमाणों के साथ की। अब ये विषय अभी यहाँ पर पूरा हो गया। अभी मैं आपको बताऊं तो कल एक बात मैं आपको बताऊंगा। जो मैंने बताया था कि इस लवण समुद्र में सूर्य और चंद्र भी है। उनका गमन लवण समुद्र के अंदर से होता है। वो सूर्य और चंद्र लवण समुद्र में कैसे हैं, उनका प्रमाण दोनों क्षेत्रों की वेदियों से कितना है, ऊंचाई में कितना है, इन सब की चर्चा बहुत बढ़िया है। उसका भी ऐसे ही गणित है। वो गणित देखते हुए अपन उसकी चर्चा बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। तो जिसको भी वो देखना हो, या अपने भी कोई सगे संबंधी या पहचान के हो जिनको समझना हो, क्योंकि ये विषय बहुत कम चलता है, तो वो जो भी सुनना चाहे वो कल इसी समय इसी टाइम पे आ जाए, तो वह आपको देखने के लिए भी मिलेगा 3D में और सुनने के लिए भी मिलेगा। इस प्रकार से आज अपन यही विषय समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ, पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ये आपने जो लवण समुद्र में पाताल दिखाए, बड़े पाताल, मीडियम और छोटे, बिल्कुल। तो वो जो सर्कल बनता है वो सबसे छोटे जो पाताल है वो जम्बू द्वीप की साइड के सर्कल में ही रहेंगे कि पूरा का नहीं पूरा नहीं, लवण ये मैंने आपको समुद्र में दिखाया ना, अभी फैले देखिए हुए? ये सामने दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए जम्बू द्वीप तो यहीं पे समाप्त हो जाता है, जी। और इसके बाजू में 95,000 योजन समुद्र में जाने के बाद सब पाताल। हाँ, वो समझ में आ गया, लेकिन जो सबसे छोटा पाताल है ना, हाँ, वो पूरा वो सर्कल में ही है कि चारों तरफ फैले हुए है? नहीं नहीं नहीं, सर्कल में ही है, बिल्कुल ओके, सर्कल में ही रहेगा ये। ओके, पूरा सर्कल ही है सब। बिल्कुल सर्कल है। ओके, ओके। और दूसरा प्रश्न, हाँ ये बड़े पाताल में जो आपने पहले बताया बीच में वायु और पानी दोनों है, हाँ और जब कृष्ण पक्ष में सपाटी कम होती है हाँ तब तब आपने जो लास्ट में बताया उसमें बीच में पूरा पानी ही बताया है? हाँ, बिल्कुल ऊपर भी पानी रहेगा और अच्छा, बीच में भी पानी रहेगा। तो वो पहले वाला था वो कितने पीरियड रहता है, वो पानी और गैस दोनों मिक्स? नहीं, जैसे अभी ये बढ़ता जाएगा ना, हाँ जी। वायु बढ़ेगी तो ऊपर तो जल रहेगा ना, और जब जी। जल बढ़ेगा तो ऊपर वायु रहेगी। ओके। ऐसा मत समझना कि दोनों, जैसे अपन पीठ और किचन में आटा और पानी मिक्स करते हैं, वैसा मिक्स नहीं होता है। अच्छा।
तो जब ये वायु बढ़ेगी तो ऊपर जल रहेगा, जब हाँ जल जी, हाँ बढ़ेगा जी। तो ऊपर वायु रहेगी, तो ऐसे मिक्स रहेगा। ओके, ओके। नहीं, पहले पिक्चर में आपने बताया था ना पूरा वो समझाने के लिए, जल और वायु मिक्स था। वो समझाने के लिए बताया था। ओके, ओके, ओके। थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आगे किसी का प्रश्न? हाँ, जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। जैसे बड़े वाले पाताल तो पंख भाग तक है, तो फिर छोटे वाले पाताल कहाँ तक, कौन से नरक की भूमि तक है? मध्यम पाताल की ऊंचाई कितनी है? 10,000 योजन है। 10,000, हाँ। बराबर, तो आप हाँ जी। लगाते जाइए। ऊपर 16,000 तो अच्छा। खर भाग है। हाँ, खर भाग में पहले जो 10 नरक होंगे, समझ में आ रहा है? अभी वो नरक की चर्चा अपन ने नहीं की तो आपको इतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो हेलो। सफेद खर भाग है ना, इसके 16 भेद है। हर एक भेद हम्म। 1 योजन वाला है। अच्छा। एक एक नहीं, 16, 1,000 योजन वाला है। हम्म। तो चित्रा पृथ्वी 1,000 योजन की है ना, हाँ। ऐसे ही बाकी की पृथ्वियां भी 16,000 में 1,000 योजन। तो ऊपर से 10वीं पृथ्वी जहां तक है, वहां तक ये मध्यम पाताल जाए। अच्छा। और ये 1,000 योजन है, तो ये 1,000 हाँ। योजन सबसे लघु पाताल है, 1,000 योजन वाला। तो ये कहां तक जाएगा? चित्रा पृथ्वी के अंत तक जाएगा, ठीक। जहां पे लवण समुद्र का तल खत्म हो जाएगा, नींव खत्म हो खत्म जाएगा, होगा। वहीं पर ये छोटे पाताल भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ठीक है। और ये पाताल सभी समुद्रों में है, जैसे केवल लवण समुद्र में, कि बाकी के भी द्वीप जो समुद्र है उनमें भी है? नहीं नहीं नहीं, ये अभी चर्चा मुझे कालोदरी समुद्र के समय में करनी थी। आपने पूछा तो बता दूं कि ये सिर्फ लवण समुद्र में ही होते हैं, बाकी किसी में नहीं। अच्छा, तो जो बिल होते हैं वो इनके बिल के बीच में ही ये होते हैं ना, बिल के, हाँ, नरक मैं के वही बिलों? बता रहा हूँ ना, इसलिए तो ये निकाला मैंने। ये बिल हाँ। के बीच में सेंटर में है। ये सेंटर में तो, हाँ सेंटर में तो नहीं कह सकते, क्योंकि बिल के सेंटर में तो जम्बू द्वीप आता है, अच्छा, और उसके बाजू में ये सब है ना। उसके तो बाजू इस में। बिल का ये ठीक। सेंटर हुआ, हम्म। और इस सेंटर के बाजू में है, तो थोड़े से ठीक चौड़े, है। मतलब ये सेंटर बिल का हुआ तो थोड़े बाजू में ऐसा रहेगा। ठीक है। ठीक है। चलिए, और किसी को प्रश्न है तो पूछ लीजिए अभी। हाँ, किसी को प्रश्न पूछिए। जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र। ये सभी पातालों में के एक साथ ज्वार भाटे जैसे भी स्थिति बनती है? बिल्कुल, उसके कारण तो समुद्र में एक साथ ज्वार भाटा होता है ना। समुद्र किसी अच्छा। पाताल में हुआ और किसी पाताल में नहीं हुआ, अच्छा। तो उतना जल नीचे रहेगा और बाकी का ऊंचा उठेगा, ऐसा संभव होगा ना। अच्छा, और तो इसमें एक जीव साथ सब वगैरह भी? में बढ़ता है और एक साथ सब में घटता है। जी, और इसमें जीव होते हैं क्या पाताल के पानी में? ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है। जीव होंगे कि नहीं ये तो पता नहीं, अच्छा, जब क्योंकि ये ऐसा तो पानी उल्लेख जब नहीं आया कि ये बिल्कुल निर्जंतुक है, और जी ऐसा उल्लेख भी नहीं आया कि जंतु है। अब जी जंतु है कहूंगा तो पूछोगे कि कौन से जंतु होंगे, एकेंद्रिय होंगे, द्विइंद्रिय होंगे, ये मालूम नहीं मेरे हाँ जी, और ये जैसे पानी ऊपर आता है तो साइड में जो द्वीप है लवण समुद्र के साइड में को। द्वीप हाँ बताया ना आपने, तो हाँ हाँ। उनपे पानी तो आता होगा ना फिर ज्वार भाटे का? तो ये यहाँ से मतलब इसके अंदर घुसेगा ऐसा बोल रहे हो? जी। नहीं नहीं, इसके अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि दोनों तरफ वेदियां है ना ऊपर। अच्छा। अपने जम्बूद्वीप जब देखा था तो यहाँ जी। पर वेदी देखी थी ना, हाँ जिसको मैंने जगती कहा था पहले समय में। हाँ 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 तो हाँ। यहाँ पर जगती है, 12 योजन ऊंची तो जगती है। जी। तो यहाँ पे ये तो आज मेरे को और एक पढ़ने के लिए मिला, वो भी बता दूं कि जैसे जी। जम्बू द्वीप की जगती है, वैसे लवण समुद्र की अलग से जगती है, जी। और उसकी ऊंचाई भी 12,000 योजन है। जी। 12,000 नहीं, 12 योजन, सॉरी, 1,000 बोल रहा हूँ, गलत हो गया। और 12 योजन हाँ ऊंची। हाँ हाँ।
ठीक है ये ना। तीनों भाग हैं जी, तीनों जो भाग हैं, खर भाग, पंख भाग, अब्बुल भाग, ये सब तीनों पातालों में ही आ गए ना। पातालों में नहीं, ये तो नरक हो गए, पाताल उसके अंदर चला गया। हाँ हाँ, पाताल उसके अंदर चला गया है। तीनों नरक की मतलब उसी के पातालों के हाँ, अंदर है, 2 नरक, तीनों नरक नहीं। ऐसा। तीसरे नरक दो, से तो ये सीमांतक बिल हो गया ना। हाँ सीमांतक बिल हो गया, दो तो नरक ये 2 ये। नरक तक ही पाताल है। हाँ, खर भाग और पंख भाग दो आ गए इसमें, हाँ है ना। हाँ हाँ, हाँ, और अब्बुल भाग से तो नरक के बिल चालू हो गए। बिल चालू हो जाएंगे। जी बराबर, ठीक है। ठीक। चलिए, और किसी को प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, 8 बज गए तो आगे का प्रोग्राम रहेगा। है किसी को प्रश्न? ममता जी प्रश्न पूछ रही हो सर? जी जय जैन पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे जब यहाँ वृद्धि होती है जल की, तो हाँ, इसका असर जम्बूद्वीप के समुद्र में जो बाजू में होते हैं उन पर नहीं होता बिल्कुल? क्या क्या? जब इस मतलब लवण समुद्र में जल की वृद्धि होती है, तो हाँ, इसका असर जो जम्बूद्वीप के बाजू में समुद्र है ना, तो उसमें बिल्कुल अंतर नहीं आता। द्वीप में बोल रहे हो क्या? जी जी, द्वीप मतलब में कुछ अंतर नहीं है। जम्बूद्वीप में समझ में नहीं आता होगा कि मल्लहानी वृद्धि हो रही है कहीं। नहीं, वो देखिए, मैं इसलिए आपको दिखा रहा था। अभी जी कल वो चित्र वो निकाला तो है, लेकिन यहाँ सामने नहीं लिया। कल जी मैं आपको दिखाऊंगा, ये पहले पहले दिन ही इसका प्रमाण बताऊं। उसकी जी चौड़ाई इतनी है ना कि वो जी प्रमाण जब लंबा होता है तो दिखाई नहीं देता है, छोटा होता है तब ऊंचाई दिखाई देती है, जी लंबे में इतना ऊंचा नहीं दिखाई देगा। वो मैं आपको जी कल बताऊंगा उसका प्रमाण। जी बिल्कुल राउंड निकाला है मैंने। जी। तो ये साइंस में जो पढ़ाते हैं, अपन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ना साइंस में, ज्वार भाटा वगैरह, तो ये हाँ, कहाँ लवण समुद्र का पढ़ाते हैं? वो साइंस तो में लवण ज्वार भाटा समुद्र के पढ़ा, बारे में जानते भी नहीं है। तो ये वो कहाँ तो का इस पढ़ाते जम्बू होंगे? द्वीप के अंदर, यहाँ पे भरत क्षेत्र है, और जी इस भरत क्षेत्र के अंदर जी इतने भाग में तो हम रह रहे हैं, जी और उसके अंदर होने वाले समुद्र की चर्चा कर रहे हैं। ये समुद्र तो उनके ज्ञान से भी बाहर है अभी। तो ठीक है, ये तो उसकी भरत चर्चा क्षेत्र तो के वो समुद्र करते ही की नहीं, बात कर देते हैं वो नहीं करते इसकी चर्चा। तो मतलब वो ज्वार भाटा कहाँ का बताते होंगे? अपने आर्यखंड का? अपने आर्यखंड में होने वाले छोटे छोटे समुद्र हैं, उनके बारे में ही जी, बात करते। तो फिर उनमें ज्वार भाटा कैसे आता होगा? अब ये तो वहां पे पूछिए साइंस वालों को। नहीं नहीं, मतलब जैसे ये पानी की हानि वृद्धि होती ना, तो वहां भी तो नहीं, ऐसे ही कुछ वहां होता पे होगा उन्होंने फिर। माना नहीं ना, ये पाताल वगैरह तो माने नहीं है। वो तो तो फिर चंद्र और सूर्य के अपेक्षा से बताते ज्वार और भाटा। अच्छा चंद्र का वो अट्रैक्शन होता है, उसमें जल ऊपर चढ़ता है, और चंद्र का अट्रैक्शन कम होता है तो कम होता है, ऐसा वो कुछ बताते हैं। हाँ, वहाँ पाताल के हिसाब से नहीं बताते हैं ना। नहीं बताते हैं। हाँ हाँ, चलो ठीक है, चलिए, ओके। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। भाई साहब, अभी कल्पना बहन जी नहीं जुड़ी हैं, तो अच्छा, अभी तो जब तक वो अभी है नहीं क्या जुड़ी कोई हैं तब प्रश्न तक। किसी के? हाँ, अनीता जी हाथ खड़ा कर रही हैं। हाँ, तो पूछिए। अमन हमा होगा। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेन्द्र, जय हाँ, जिनेन्द्र, बोलिए। आपका जैसे कहना है कि बाकी के समुद्रों में पाताल नहीं होते हैं, हाँ, तो फिर वहां पे ज्वार भाटा भी नहीं होता होगा? नहीं होता है ना। अच्छा, ठीक है। ये अपन ने जो बड़े पाताल और छोटे पाताल और मध्यम पाताल देखे हैं, इनका हाँ, जो लेवल, जो अपन लेवल ऊपर चढ़ रहा है, तो हाँ, वो उनकी लंबाई भी कम लंबाई भी कम और ज्यादा हो रही है, तो जो इसकी, सरफेस का जो लेवल जाएगा, तो वो भी तो हाँ, डेप्थ में जाएगा कि नहीं जाएगा? डेप्थ की बात कर रहे हैं क्या? आ, पातालों में अपन ने जब शुक्ल पक्ष में जब वो ऊपर चढ़ रहा है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो बड़े पातालों में उसकी जो लंबाई है वो 10,000 योजन तीन है। 3,333, नहीं सॉरी, 2,222 योजन ऊंचा उठ रहा है, ठीक है, हाँ, और मध्यम में 222 ऊंचा उठ रहा है, बिल्कुल। और छोटे वाले में सिर्फ 22 योजन ऊंचा उठ रहा है। हाँ, तो जो ऊपर जो फिर इस लेवल में वो ऊपर का भी उठेगा जल, जल भी उतना सरफेस कम का। उठेगा, ऐसा बोलना चाहते हैं क्या आप?
हाँ हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखिए, इसकी ताकत ही उतनी है ना, हाँ इससे ज्यादा तो इसके अंदर समा भी नहीं पाता ना। हाँ ठीक है। तो वो उतने ही प्रेशर में, जितना छोटा भी होगा लेकिन प्रेशर तो उतना ही रहेगा ना वायु का। देखिए, पानी कम है तो प्रेशर भी कम लगेगा, पानी ज्यादा है तो प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। हाँ ठीक है। तो उस हिसाब से ही है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे पानी ज्यादा उठेगा और यहाँ पे कम उठेगा। वो उठेगा तो सब एक अच्छा साथ 10,000 योजन ही ऊंचा उठेगा। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है। जी भाई साहब, कल्पना बहन जी भी जुड़ गई हैं। हाँ ठीक। जी भाई साहब। चलिए, तो अपन आज यही रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय। और अभी यहाँ पे हमने विक्रांत जी भाई साहब की कक्षा का लाभ लिया, और अब ब्रह्मचारिणी कल्पना बहन जी का प्रवचन हम यहाँ पर हम सब लोग लाभ लेंगे।